Namaskar students, we are continue with classification of element. Already we have done classification done by Devonier, classification done by Luther, classification done by Mendeleev. अभी तक जो हमने की उसमें सबसे जो सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन थी वो मेंडलीव की थी। तीन बातें इसके अलावा आपने पढ़ी। पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। पीरियोडिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, not atomic number, this is modern periodic law. Periodicity क्या है? The reoccurrence of similar property after a regular interval of atomic number. एक हम कह रहे हैं पीरियोडिक लॉ, एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एक पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? प्रॉपर्टी इज द फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? प्रॉपर्टी इज द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। पीरियोडिसिटी क्या है? द रीअकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर। अब जब बात आती है पीरियोडिसिटी की कि भाई एक रेगुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर के बाद फिर से वैसी प्रॉपर्टी आ जाती है। आफ्टर एटॉमिक नंबर 2, 8, 18, 32, एटॉमिक नंबर 2 के बाद वैसी प्रॉपर्टी आ जाती है, एटॉमिक नंबर 8 के बाद वैसी प्रॉपर्टी आ जाती है, 18 एंड 32 के बाद प्रॉपर्टी वैसी आ जाती है। इसको बोलते हैं मैजिक नंबर। अगर हम किसी एक ग्रुप की बात करें, से लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एटॉमिक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि प्रॉपर्टी इज द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एटॉमिक नंबर की बात करता है। तो अगर हम देखें, दिस है एटॉमिक नंबर 3 एंड दिस है एटॉमिक नंबर 55 एंड दिस है एटॉमिक नंबर 4। तो एटॉमिक नंबर 3 एंड 4 आर मोर क्लोज एज कंपैरिजन टू 3 एंड 55। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, या हम कहें सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। तो 11 और 12 ज्यादा क्लोज है, 3 और 4 ज्यादा क्लोज है एज कंपैरिजन टू 3 और 55। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की रिजेम्बलेंस की बात करें तो प्रॉपर्टी की ज्यादा रिजेम्बलेंस है 3 और 55 की। प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम रिजेम्बल, बल्कि लिथियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टी रिजेंबल नहीं करती जितना कि लिथियम और सीजियम की करती है। तो अगर प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट की डायरेक्टली एटॉमिक नंबर डिसाइड करता तो जितनी एटॉमिक नंबर में क्लोजनेस होती उतनी ही प्रॉपर्टी में भी सिमिलरिटी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी कोई और ही डिसाइड कर रहा है। लेकिन जो भी कोई और डिसाइड कर रहा है इट इज रिलेटेड विद एटॉमिक नंबर। हम ये भी नहीं कह सकते कि प्रॉपर्टी ऑफ ए एलिमेंट इज नॉट डिसाइडेड बाय द एटॉमिक नंबर। क्यों? अगर एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिसाइड करने में एटॉमिक नंबर का कोई रोल नहीं होता तो ये जो आफ्टर 2, 8, 18, 32 के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं आती। तो एक तरह से अगर हम देखें कि भाई एटॉमिक नंबर 2 का डिफरेंस है 8, डिफरेंस ऑफ 8, डिफरेंस ऑफ 8, 18, 32 इस तरह का डिफरेंस है। तो ये जो प्रॉपर्टी का जो डिफरेंस आ रहा है, ये प्रॉपर्टी का डिफरेंस क्यों? प्रॉपर्टी का जो सिमिलरिटी आ रही है, डिफरेंस तो एटॉमिक नंबर का है। इसमें कितना एटॉमिक नंबर डिफरेंस है? बोरोन और एल्यूमिनियम में कितने का डिफरेंस है? 8। 13 एंड 31 कितना डिफरेंस है? 18, 32, 32, 8, 18, 32, यहाँ 32 का डिफरेंस है, या 18 का डिफरेंस है, या 8 का डिफरेंस है। कुछ एलिमेंट में एटॉमिक नंबर 8 के बाद, कुछ एलिमेंट में एटॉमिक नंबर 18 के बाद, कुछ एलिमेंट में 32 के बाद फिर से वैसी प्रॉपर्टी आ रही है। तो
और ये जो 8, 18, 32 किस चीज का गैप है? एटॉमिक नंबर का गैप है। इसका मतलब इतने एटॉमिक नंबर के बाद में प्रॉपर्टी में रीअकरेंस आ रहा है। इसका मतलब एलिमेंट की प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है, लेकिन डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रही। अगर डायरेक्टली डिपेंड करती तो फिर 3 और 4 का ज्यादा क्लोजनेस होना चाहिए था, 11 और 12 का ज्यादा क्लोजनेस होना चाहिए था एज कंपेरिजन टू 3 और 55 और 11 और 55। इसका मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज नॉट डिसाइडेड बाय एटॉमिक नंबर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। इस बात का मतलब ये होगा कि एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी किसी और बात पे डिपेंड कर रही है, और ये जिस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है वो फैक्टर एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है। और एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसी भी फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, वो फैक्टर आफ्टर ए गैप ऑफ 2, आफ्टर ए गैप ऑफ 8, 18 और 32 के बाद में सिमिलर हो जाता है। कोई ना कोई तो बात है कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी में रिजेम्बलेंस है और एटॉमिक नंबर का 8 का डिफरेंस है। एटॉमिक नंबर 8 का डिफरेंस है, बेरिलियम और मैग्नीशियम में प्रॉपर्टी का रिजेम्बलेंस है। तो कोई तो बात है एटॉमिक नंबर 8 के बाद में जिससे प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही है, और वो कोई बात क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑलरेडी यू हैव डन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी जो एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नॉट बाय मेंडलीव, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात। अब हम एक्चुअल में आ रहे हैं, वो बात सारी हमने हिस्ट्री के लिए की, अब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी किस बात पे डिपेंड कर रही है? किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी की, हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिजिकल चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, हम केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं। और केमिकल चेंज में होता क्या है? केमिकल चेंज में एटम नॉट लॉस इट्स आइडेंटिटी। फिजिकल चेंज में तो मॉलिक्यूल्स की आइडेंटिटी लॉस नहीं होती, फिजिकल चेंज में तो मॉलिक्यूल्स ही चेंज नहीं होता, और न्यूक्लियर चेंज में न्यूक्लियस चेंज हो जाता है, एटम खुद ही नहीं बचता, एटम की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। कार्बन है वो कुछ और बन जाता है, गोल्ड है वो कुछ और बन जाता है, आयरन कुछ और बन जाता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन में एटम चेंज नहीं होता, कार्बन है वो कार्बन ही रहता है रिएक्शन करने के बाद भी, गोल्ड है तो गोल्ड ही रहेगा, सिल्वर है तो सिल्वर ही रहेगा। इसका मतलब इन केमिकल चेंज एटम नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। इफ एटम नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियस है बीच में जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस से बाहर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस पे कौन प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, इसमें अगर कोई चेंज आता है तो हम उसको न्यूक्लियर चेंज कहेंगे। और हम कह रहे हैं केमिकल चेंज में एटम तो चेंज हो ही नहीं रहा, एटम के तो सिर्फ एटम अपनी आइडेंटिटी लॉस कर ही नहीं रहा, तो एटम तो एज सच है। एटम एज सच होने का मतलब न्यूक्लियस एज सच है। तो केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं है, केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता ही नहीं है। न्यूक्लियस यूं का यूं रहेगा, तो बचा कौन? बचे इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, या इलेक्ट्रॉन गेन होगा, या इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। तो या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, या इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, या इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए एवरी सिस्टम इन यूनिवर्स वांट्स स्टेबलाइजेशन, और जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन Ra, रेडॉन, Ra तो रेडियम होता है, Rn रेडॉन, ये वो एलिमेंट है जो कि स्टेबल है। 118 एलिमेंट में से ये आपके पास वो एलिमेंट है जो स्टेबल है, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। इसके लास्ट में है 1s2, इसके लास्ट में है 2s2, 2p6,
इसके लास्ट में है 3s2 3p6, इसके लास्ट में है 4s2 4p6, इसके लास्ट में है 5s2 5p6 और इसके लास्ट में है 6s2 6p6, s2p6 s2p6. Except this, all of these have 8 electron in their last cell. 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में हो तो उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट. ऑक्टेट इसका मतलब नियोन, इसको बोलेंगे डुप्लेट. डुप्लेट डुप्लेट का मतलब 2. हीलियम में तो डुप्लेट है, 2 है लास्ट के सेल में. हीलियम को छोड़ के बाकी नियोन आर्गोन प्लूटोन जीनोन और रेडोन में लास्ट के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल है. ये एलिमेंट ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहते, ना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते, ना इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहते. ये इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं करना चाह रहे, गेन भी नहीं करना चाह रहे, शेयर भी नहीं करना चाह रहे. इसका मतलब ये स्टेबल है और हर एलिमेंट ये चाहता है कि वो स्टेबल बने. अब स्टेबल बनने के लिए क्या करेगा कोई? या तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा. केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट के बॉन्ड तो टूटते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं. अब बॉन्ड किससे बनता है? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बनता है. कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कोई गेन करता है, कोई शेयर करता है. तो कोई बहुत लंबी कहानी नहीं है, कहानी बड़ी छोटी सी है कि आइदर एलिमेंट लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन और शेयर इलेक्ट्रॉन. कोई एलिमेंट जब रिएक्शन करेगा तो 3 बातें करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. अगर वो लॉस करता है, अगर वो गेन करता है, अगर शेयर करता है, तीनों ही केस में केमिकल चेंज आएगा. इसका मतलब केमिकल चेंज में न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं है. रोल सिर्फ और सिर्फ किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का. आइदर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन और शेयर. तो पहले एक तो ये बात हमें क्लियर समझ में आ जानी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कोई रोल नहीं है, ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का रोल है. इसका मतलब इन केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियस रिमेन अनअफेक्टेड. सिर्फ कोई चेंज आएगा तो किसमें चेंज आएगा? इलेक्ट्रॉन्स में चेंज आएगा. इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सेल में. सेल में कहा? सब सेल में. सब सेल में कहा? ऑर्बिटल्स में. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेगा. कोई एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या 2 करेगा या 3 करेगा. पहली बार लॉस क्यों करेगा भाई? क्योंकि वो स्टेबल नहीं है. अगर वो स्टेबल है तो अगर कोई एलिमेंट पहले ही स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा. हर सिस्टम क्या चाहता है? स्टेबलाइजेशन. स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? कुछ भी करेगा, कुछ भी वो करेगा जो उसको स्टेबलाइज करे. या तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, या इलेक्ट्रॉन लेगा, या इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. तो अब आप देखिए, लेगा तो कहां लेगा? लास्ट के सेल में. आपने आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हुई है. कोई छोड़ेगा तो कहां से छोड़ेगा? लास्ट के सेल से. शेयर करेगा तो किसमें शेयर करेगा? लास्ट के सेल में. अब एक एलिमेंट के मान लिया लास्ट सेल में है, से उसमें लास्ट में है 281, एक में है 282, एक में है 2881 और एक में है 2882. अब ये एलिमेंट अगर स्टेबल होना चाहता है तो क्या करे? स्टेबल कौन है? जिनके लास्ट सेल में 8 है. तो ये अगर 1 छोड़ दे तो इसके लास्ट में 8 हो जाए. ये अगर 2 छोड़ दे तो लास्ट में 8 हो जाए. ये 1 छोड़ दे तो लास्ट में 8 हो जाए. ये 2 छोड़ दे तो लास्ट में 8 हो जाए. तो स्टेबल होने के लिए ये एलिमेंट भी 1 छोड़ेगा और ये एलिमेंट भी 1 छोड़ेगा. इसका मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी आएगी क्योंकि दोनों ही 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहते हैं. तो इनकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी क्यों आई? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है. और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो सबसे लास्ट सेल है उसमें लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर है. इसलिए प्रॉपर्टी में
सिमिलरिटी आएगी। ये भी दो छोड़ेगा, ये भी दो छोड़ेगा, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी आएगी। क्यों आई दोनों की प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी? क्योंकि दोनों ही दो इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहते हैं। दोनों ही दो इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आफ्टर लूजिंग दीज टू इलेक्ट्रॉन दे बिकम स्टेबल, दे गेट द नियर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैसेस बोलते हैं इनको, हम बात करेंगे अभी। ऐसे ही एक एलिमेंट के लास्ट में है 2 7 और एक में है 2 8 8 7। तो हाउ दे गेट स्टेबलाइज? अगर ये एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके लास्ट में 8 हो जाए, और ये भी अगर एक ले ले तो इसके लास्ट में भी 8 हो जाए, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी आएगी। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी क्यों आई? क्योंकि इनकी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 6, इसमें सिमिलरिटी नहीं आएगी, क्योंकि ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मांगता है, ये 2 चाहिए। लेकिन एक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8 6, तो ये सिमिलर आ जाएगा, क्योंकि ये भी स्टेबल होने के लिए वैसे हम कर दें 2 6, इसके लास्ट में 6 है तो इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या आया कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। इफ टू एलिमेंट हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम नहीं होगा, सेम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं। सो इफ टू एलिमेंट हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू सिमिलरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयर प्रॉपर्टी आर सिमिलर। केमिकल प्रॉपर्टी किस बात पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहाँ की? वैलेंस सेल की, आउटरमोस्ट सेल की, जो लास्ट का जो सेल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है वो ये डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी कैसी हो। सो वी should know the electronic configuration of every element. Electronic configuration, distribution of electron in atomic orbital. So the long form of periodic table, that is called modern periodic table. जो modern periodic table है, it is not given by a single scientist. एक single scientist का रोल नहीं है इसमें। जो modern periodic table की अगर हम बात करें, हम उसमें कई साइंटिस्ट हैं, रैंग, वर्नर, बोर, बुरी, 3-4 साइंटिस्ट हैं जिनका रोल है। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हम बोहर टेबल बोलते हैं। बोहर टेबल, ये जो आपके सामने जो पीरियोडिक टेबल है ये बोहर पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में किसी एक साइंटिस्ट का रोल नहीं है। एक्चुअल में तो ये N+L रूल जो हमने कंसिडर किया था, और अफवाह प्रिंसिपल जो था कि फीलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, उस पे बेस्ड है। बोहर्स पीरियोडिक टेबल इसको बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इसको बोलते हैं। तो दिस इज पीरियोडिक टेबल, आपकी बुक में भी होगी, आपको उसमें देखना है। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है? पीरियोडिक टेबल का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप एंड पीरियड। एक बार हम इसको देख लें, फिर हम करेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। इसमें ये जो है ये वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है, वर्टिकल अरेंजमेंट। तो वर्टिकल अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम? ग्रुप। और ये जो है इधर ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, इनको हम बोलते हैं पीरियड। 7 पीरियड है यहाँ पे, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, ये दिस इज फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड। ये बाहर है तो ये पीरियड में, ये 6 पीरियड है, ये यहाँ आ गया, यहाँ मेंडेलीव ने अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी 57 से 71 तक एक साथ दिए थे बीच में। वो लिमिटेशन वहां भी थी, वो लिमिटेशन यहां भी है, और ये यहाँ है। ये आप देखिए यहाँ 56 देन 72,
तो 57 से 71 ये है, 57 से 71 ये यहाँ, ऐसे ही 88 104, तो 89 से एक्टेनियम से लेके और 103 लेवेरिशियम तक यहाँ है। तो 7 पीरियड है। ग्रुप्स कितने हैं? 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 18। जो जीरो ग्रुप था, जो मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में दिया था, उसमें जो जीरो ग्रुप बनाया था, जो बाद में था, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था, इसको आज हम 18th ग्रुप कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल का। तो दिस इज द पीरियोडिक टेबल विच इज अरेंज्ड इन 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप। इसमें भी हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोहर क्लासिफिकेशन। बोहर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक कैटेगरी तो ये लेते हैं, इनर्ट गैस 18वां ग्रुप, इनर्ट गैस, और एक कैटेगरी लेते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। बोहर के अकॉर्डिंग हम 4 बोहर क्लासिफिकेशन, एक कैटेगरी में हम लेते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को नाउ वी से नोबल गैसेस, इट इज बेटर टू से नोबल गैसेस देन इनर्ट गैसेस। दूसरी कैटेगरी में हम लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब हो गया मेन एलिमेंट। और तीसरी कैटेगरी में हम लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और चौथी कैटेगरी में हम लेते हैं हैवियर एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन। ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बोहर। और दूसरी कैटेगरी, दूसरी जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम 4 कैटेगरी बनाते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। 4 कैटेगरी हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार मैं जस्ट इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, फिर सारे काम करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ बोहर, दिस इज इनर्ट गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये 118 वाला आपको बताया था, वैसे ओजी इसका नाम दिया हुआ है, लेकिन आईपीसी सिस्टम ये सब साइंटिस्ट के उसके बेस पे दिए हुए हैं। अभी हम आईपीसी सिस्टम ट्रीटमेंट करेंगे, जो आपको मैंने पहले करवा दिया था। 118 वाले का होगा अनऑक्टियम, UUO, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है इनको बोलते हैं नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, रेयर गैसेस, एरोजन। ये दोनों ग्रुप मिला के, पहला और दूसरा दोनों ग्रुप मिला के, और ये ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, इनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। दे आर द मेन ब्लॉक एलिमेंट। इनर्ट में कौन सा आया? 18वां ग्रुप। इनर्ट जो गैसेस हैं उसमें आज की पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो हम 18th ग्रुप, 18वां ग्रुप। रिप्रेजेंटेटिव में कौन कौन सा है? पहला, दूसरा, 13, 14, 15, 16 और 17। 2 ग्रुप ये और 5 वो, 2 ये और 5 ये 7 ग्रुप आते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है मेन ब्लॉक एलिमेंट। ये मेन ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं, ये और ये। ट्रांजिशन में आपके आते हैं ये सारे। ट्रांजिशन का मतलब इन बिटवीन। तो तीसरे से लेके और 12 तक ग्रुप नंबर 3 to 12, 3, 4, 5, 6, 7, 12, ये 12, 3 से लेके 12 तक 10 ग्रुप आते हैं इसमें। इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का मतलब इन बिटवीन, बीच में। किसके बीच में?
इसके और इसके बीच में ट्रांजिशन। और चौथी कैटेगरी में आते हैं इनर ट्रांजिशन। वो ट्रांजिशन के भी अंदर, ये ट्रांजिशन है ना, ये 57 वाला भी ट्रांजिशन है, लैंथेनम यहाँ आएगा और ये 89 वाला भी आएगा, और इसके बीच में सीरियम से लेके ल्यूटेरियम तक एटॉमिक नंबर 58 to 71। थ्योरियम से, ये ध्यान रहे, लैंथेनम यहाँ आएगा ट्रांजिशन में, एक्टेनियम भी ट्रांजिशन में यहाँ जाएगा। अब बचे कौन बीच में? सीरियम टू ल्यूटेटियम, सीरियम से ल्यूटेटियम तक, थ्योरियम से लेवेरिशियम तक। ये जो एलिमेंट है इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये किसी ग्रुप में नहीं आते, ग्रुप में नहीं आते। ये है सीरियम से लेके और लेवेरिशियम तक, लेवेरिशियम तक, ल्यूटेटियम तक, सॉरी ल्यूटेटियम तक, ठीक है। एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक। 71 वाला भी ट्रांजिशन में आएगा, और नहीं सॉरी 57 वाला, इससे पहले कौन है? 57 ट्रांजिशन में आएगा। इसके बाद कौन है? 72, वो भी ट्रांजिशन में आएगा। इधर 90 से लेके दैट इज थ्योरियम और लेवेरिशियम तक, LR 103 तक। 89 वाला एक्टिनियम और 104 वाला दोनों का आएंगे रिप्रेजेंटेटिव में। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव में आएंगे। ये जो बच गया 14 एलिमेंट, ये है 14 एलिमेंट, ये है, these are in inner transition element. This is classification done by Bohr classification. Inert gas, representative, transition और inner transition. Inner transition का ट्रांजिशन के भी अंदर। अब आ जाइए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमने ब्लॉक बना दिए, ब्लॉक S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने किया है, एक है सेल और एक है सब सेल। पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, 7 तक सेल आती है मैक्सिमम, और हर सेल के अंदर सब सेल है। S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल, F सब सेल, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम में 60 पीक आता है, S प्रिंसिपल आता है, P डिफ्यूज्ड आता है, D फंडामेंटल पीक के लिए हम F यूज करते हैं। तो ये 4 ब्लॉक है। देखिए कौन कौन से हैं। ये दोनों ग्रुप S ब्लॉक में आता है पहला और दूसरा ग्रुप। S ब्लॉक में ये 2 ग्रुप आते हैं, ये पहला और दूसरा। P ब्लॉक में आते हैं 13 से लेके 18 तक, ग्रुप नंबर 13 to 18, 6 ग्रुप आते हैं इसमें। 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17 और 18, 6 ग्रुप आते हैं P ब्लॉक में। और ग्रुप नंबर 3 to 12, 10 ग्रुप नंबर 3 से लेके और ग्रुप नंबर 12 तक 10 ग्रुप इसमें आते हैं D ब्लॉक में। और F ब्लॉक में कोई ग्रुप नहीं है। F ब्लॉक को हम ग्रुप में, ये जो नीचे बची है F ब्लॉक है, इसको हम ग्रुप में कंसिडर नहीं करते हैं। ये SPDF किस बेस पे किया हुआ है? अगर लास्ट का इलेक्ट्रॉन NS सेल में जाता है, सब सेल में, तो S ब्लॉक। लास्ट का इलेक्ट्रॉन अगर NP में जाता है तो P ब्लॉक, और लास्ट का इलेक्ट्रॉन अगर N-1 D में जाता है तो D ब्लॉक, और N-2F में जाता है तो F ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक हो गए SPDF। On the basis of electronic configuration, if last electron enter into the NS subcell, it is S block element, except helium exception also. If last electron enter into N-1 D subcell, it is D block, NP, it is P, N-2F, it is F block. और आपको पता रखना है लास्ट के सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल, सेकंड लास्ट को बोलते हैं N-1 D पैलेंटिमेट सेल, और थर्ड लास्ट को बोलते हैं N-2 एंटी पैलेंटिमेट सेल। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बोहर और ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है। करेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा इजी है। इफ यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन देयर इज नो प्रॉब्लम।
And if you not know the electronic configuration, then there is nothing. Only problem is there. सिर्फ प्रॉब्लम ही है फिर. अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो सब कुछ प्रॉब्लम है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो क्लासिफिकेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें उसी के बेस पे करना है. एक बार फिर से इस पीरियोडिक टेबल की मैं आपको फिर बता रहा हूँ. अब हम अगर ये जो एलिमेंट आपको सारे दिखाई दे रहे होंगे, इसमें हर एक बात का कुछ ना कुछ मीनिंग है. अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, रेड कलर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियोन और ये सारे जो है ये आपके गैसेस हैं. हालांकि ये जो टेक्नीशियम है और ये जो इधर दे दिए ये थोड़ा सा अलग कलर होगा और ये अलग वे से यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि इनको हम नहीं कह सकते हैं, ये आर्टिफिशियली मेड है, इनके कोई कंपाउंड वगैरह वो एग्जिस्ट हुए नहीं है. तो अगर कोई एलिमेंट एटॉमिक स्टेट में अकेला ही रहता है तो गैसियस स्टेट में रहता है. तो जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी फिजिकल स्टेट गैसेस है. अगर आपसे इनमें पूछा जाए कि भाई गैसेस कौन कौन है, तो आप ये बताओगे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन. ये नहीं बताओगे आप, क्योंकि दे आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट. रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इनके बारे में ज्यादा हमें नहीं पता. देन आपको इसमें ब्लू कलर अगर किसी का दिखाई दे रहा है तो वो लिक्विड है. ब्लू कलर वाले लिक्विड है. अब ब्लू कलर वाले में एक तो ये है मर्क्यूरी, ये, और ब्रोमीन. एक्चुअल में ब्लू कलर गैलीनियम का भी दिखा रखा है, गैलियम का भी, और सीजियम का भी, और फ्रेंसियम का भी. लेकिन ये थोड़ा सा ठीक नहीं है. क्यों ठीक नहीं है? देखिए, ब्रोमीन और मरकरी, मेटल्स में मरकरी और नॉन मेटल में ब्रोमीन, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी फिजिकल स्टेट लिक्विड है. इसके अलावा गैलियम भी दिखा दिया. क्यों दिखा दिया? अगर हम गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट देखें तो है 29.78, यानी कि लगभग 30 डिग्री. और हमने किसी को सॉलिड, लिक्विड या गैस 25 डिग्री के हिसाब से बता रखा है. हम रूम टेम्परेचर मान के चलते हैं 25 डिग्री. अगर टेम्परेचर 25 डिग्री है तो किसी की फिजिकल स्टेट क्या होगी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन थर्मोडायनेमिक्स इज टेकन एज 25 डिग्री. At 25 degree, if a substance is solid, then it is considered in the category of solid, or if it is liquid at this temperature, or gas is that temperature, on the basis of that. अब ये तो वाटर है, वाटर तो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट होता है, आइस लिक्विड में भी एग्जिस्ट होता है, और गैसेस में भी. तो वाटर को हम सॉलिड कहें, लिक्विड कहें या गैस कहें? अब तीनों तो नहीं कह सकते. तो हमने देख लिया कि भाई 25 डिग्री पे स्टेबल फॉर्म क्या है वाटर की. तो 25 डिग्री पे वाटर की स्टेबल फॉर्म लिक्विड है, तो वाटर को हम लिक्विड के एग्जांपल लेते हैं. लेकिन एक स्टोन है, वो 25 डिग्री पे सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. आयरन है सॉलिड में. ऐसा नहीं कि आयरन लिक्विड बनेगा ही नहीं, आप गर्म करते जाइए करते जाइए करते जाइए, वो भी लिक्विड बनेगा, लेकिन वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है एट 25 डिग्री, तो हम उसको सॉलिड ही कंसिडर करेंगे. तो अगर हम देखें, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से वो 30 डिग्री, स्टैंडर्ड 25 डिग्री होता है, उसके हिसाब से क्या है? सॉलिड ही है. एट 25 डिग्री गैलियम इज सॉलिड. लेकिन अगर आपने अपने हाथ में भी रख दिया गैलियम को, या आप जून में देख रहे हो तो लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि जून में रूम टेम्परेचर जून में 40-45 हो जाता है. और उसी को फरवरी जनवरी में देख रहे हो जहां पे टेम्परेचर 3-4 डिग्री हो जाता है, तो ये सॉलिड होगा. तो आप अपने हाथ में भी रख दोगे, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री है, तो तुरंत मेल्ट हो जाएगा. लेकिन फिजिकल स्टेट हम सॉलिड ही मानेंगे. हाँ, इजीली मेल्ट हो जाएगा, हाथ में भी रख दोगे तो मेल्ट हो जाएगा. ऐसे ही सीजियम, सीजियम का है 28.5 डिग्री, तो 25 डिग्री के हिसाब से भी सॉलिड है. फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव ऐसा है, 21 मिनट इसका हाफ टाइम है, 21 मिनट में आधा डिसइंटीग्रेट हो जाता है. तो 27 है इसका 20, यानी कि सबके 25 से ज्यादा है.
तो रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री पे ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो लिक्विड की कैटेगरी में सिर्फ दो आए, कौन कौन? मरकरी और ब्रोमीन। गैसेस में कई हैं, और बाकी जो है ब्लैक कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या है? सॉलिड है, सॉलिड। तो जितने भी एलिमेंट हैं उनमें सबसे ज्यादा जो फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड है। लिक्विड बहुत कम की है, और गैसेस, लिक्विड सबसे कम है जो कि 2 ही है, और गैसेस में भी कुछ है। तो सबसे ज्यादा सॉलिड है, दूसरे नंबर पे गैसेस है, और तीसरे नंबर पे लिक्विड है। तो ये तो हुई इसकी इंट्रोडक्शन पीरियोडिक टेबल की, कि पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट, ग्रुप, ब्लॉक, उनका क्या मतलब है। कोई भी एलिमेंट है, इन सभी एलिमेंट्स की यहाँ पे प्रॉपर्टी दी हुई है। पीरियोडिक टेबल में बड़ी अच्छी तरह से आपको इनको प्रॉपर्टी स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं डेबोनियर वाली क्लासिफिकेशन से या मेंडलीव वाली क्लासिफिकेशन से, तो कोई रिलेशन नहीं निकल पाएगा। हाँ, मॉडर्न मेंडलीव में फिर भी जो ग्रुप ए बी बनाए थे, आप देखें, जिसको हम आज कह रहे हैं फर्स्ट ग्रुप, मेंडलीव ने इसको लिया था फर्स्ट ए में। मेंडलीव ने क्या किया था? मेंडलीव ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8, और मॉडर्न मेंडलीव में 0 ग्रुप भी जोड़ दिया गया था मॉडर्न में। इसको भी बनाया ए बी, ए बी, ए एंड बी, 7 तक उसने ए और बी बना दिया। 8वें में नहीं बनाया था, और ये 0 का 0 है। मेंडलीव की जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी उसमें उसने सिर्फ 8 ग्रुप बताए थे, 0 ग्रुप भी नहीं था, और ना उसमें सब ग्रुप थे। बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से जब उसने किया, तो उसने हर ग्रुप के 7वें ग्रुप तक सब ग्रुप बना दिए थे, ए और बी, और 8वां एडसच, और एक नया ग्रुप जोड़ दिया था 0 ग्रुप, जिसको बाद में हम इनर्ट गैस या 18 ग्रुप का। अब हमने क्या किया इसमें, लॉग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में या बोर पीरियोडिक टेबल में, ये जो फर्स्ट ए था इसको कह दिया पहला ग्रुप। फर्स्ट ए पहला, सेकंड ए दूसरा, 13 तो अब आएगा, ये पहला और दूसरा। तीसरा ग्रुप इसको कहा थर्ड बी नहीं, थर्ड ए 13, फोर्थ ए 14, फिफ्थ ए 15, सिक्स्थ ए 16, सेवंथ ए 17। 8 को भी छोड़ो, 0 को भी अभी छोड़ो एक बार। 0 को बाद में कह दिया 18, जिसको मेंडलीव की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए कहा था, उसको आज हम फर्स्ट ग्रुप कह रहे हैं। सेकंड ए कहा था, उसको हम सेकंड ग्रुप कह रहे हैं। थर्ड ए कहा था, उसको 13, 14, 15, 16, यानी कि ए कैटेगरी वाले हैं, उनको हमने ये ले लिया। और इन सबको बोर ने अपनी क्लासिफिकेशन में कहा रिप्रेजेंटेटिव। इन सबको क्या कहा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। हालांकि इसको नहीं लिया था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब इसको क्या कहा? सेकंड बी को, इसको लिया तीसरे ग्रुप। फर्स्ट बी को लिया 11वां ग्रुप, सेकंड बी 12वां ग्रुप, थर्ड बी तीसरा, फोर्थ बी चौथा, फिफ्थ बी पांचवा, सिक्स्थ बी छठा, सेवंथ बी सातवां, और 8वें में बना दिए 3, 8वां 9वां और 10वां। जिसको हम पहले 8वां ग्रुप कह रहे थे उसको 3 बना दिए, 8वां 9वां और 10वां।
और 11वां फिर आपका आ गया फर्स्ट बी और 12वां आ गया सेकंड। तो जो वो ए बी के थे, कितने थे ए बी के? 14। 7 तक देखोगे तो हर किसी में ए बी था, कितने हो गए? 14। और इसके बना दिए 3, 14 और 3 17 और एक बना दिया 0 ग्रुप को 18। तो अभी जो पहले मेंडलीव ने जो 7 ग्रुप बनाए थे, 8 पहले मेंडलीव ने बनाए 8 ग्रुप 1 to 8। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव में बनाए 9 ग्रुप, 8 और एक 0। और 8 के बनाए, 8 में से 7 के बनाए सब ग्रुप ए और बी। और अब हमने सबको अलग अलग ग्रुप बना दिए। 7 के 2 कर दिए 14, 8 के 3 कर दिए 17 और 0 को 18 ग्रुप कह दिया। अब टोटल हमारे पास ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप ये यहां भी आपको दिख रहे हैं। ये जिसको आज आप फर्स्ट ग्रुप कह रहे हो, ये फर्स्ट ए था पहले मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जिसको आप सेकंड कह रहे हो, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और ये 0, 18वां वाला 0। और जो थर्ड बी था वो थर्ड, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट्थ बी के 3 बना दिए, 8 9 और 10। ये ए और बी में नहीं था। अब हम इनको रिजेंबल करेंगे, हम इनको लागू करेंगे किसके हिसाब से? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। क्योंकि एक्चुअल में अब हमें जो क्लासिफिकेशन करनी है वो करनी है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये अभी जस्ट इंट्रोड्यूस किया है मैंने आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का मतलब आपको पता होना चाहिए कितने ग्रुप है, कितने ग्रुप है 18, कितने पीरियड है 7, बोर के हिसाब से कौन कौन सी 4 कैटेगरी है, इनर्ट गैस, रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांजिशन और इनर्ट ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कितनी कैटेगरी है 4, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। फिजिकल स्टेट के हिसाब से ज्यादातर एलिमेंट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट हो रहे हैं, बहुत कम लिक्विड में 2 ही है और गैसेस में भी एग्जिस्ट हो रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा हार्ड है, कोई बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, टंगस्टन बहुत ज्यादा हार्ड है, डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड है, सीजियम वगैरह इतने सॉफ्ट है कि हाथ पे रख दोगे तो ही मेल्ट हो जाएंगे, सोडियम इतना सॉफ्ट है ब्लेड से काटोगे तो ही कट जाएगा, आयरन कितना हार्ड है यू नो। तो सभी तरह के एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट हैं। हमें अब करना है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक बात हमने जान ली कि जो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी क्लासिफाई दिस एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि अभी तक आपने 1 से लेके और 118 तक मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 118 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 100 तक लगभग मैंने लिख के करवाई थी, बाद में यहाँ पे छोड़ा था सभी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लास्ट सेल की, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, अपने आप ही अरेंजमेंट क्लासिफाई हो जाएगा। इफ यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन। अगर अभी तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, उसके बाद ये क्लासिफिकेशन समझ में आएगी, तभी इसका कोई मीनिंग है। थैंक यू।